Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we do question number first of exercise 11.2. Today we will do question number second. Convert the following into kilogram. Student, question number second में हमें each parts के अंदर given units को kilogram के अंदर convert करना है. So let's start. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेंगे. ये टेबल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होगी जिसमें हमें गिवन यूनिट्स को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, मीन्स जिसमें हमारा आंसर किलोग्राम में आना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट रो में यूनिट्स होगी, सेकंड रो में वैल्यूज होगी. किलोग्राम फर्स्ट यूनिट किलोग्राम किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम के ही. 1 हेक्टाग्राम किसके इक्वल होगा? 1/10 किलोग्राम के. स्टूडेंट्स, ये सभी यूनिट्स किलोग्राम से स्मॉलर है तो इन सभी में डिवाइड होगा. 1 डेकाग्राम इक्वल होगा 1/100 किलोग्राम के. इससे पहले वाले कॉलम की यूनिट को 10 से डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू आ जाएगी. स्टूडेंट्स, 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोग्राम के. 1/100 को 10 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 1/1000 ग्राम. सेम एज 1 डेसीग्राम किसके इक्वल होगा? 1/10,000 किलोग्राम के. 1 सेंटीग्राम इक्वल होगा 1/1 लाख किलोग्राम के. 1 मिलीग्राम इक्वल होगा किलोग्राम के. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू आवर क्वेश्चंस. नाउ पार्ट बी में गिवन है 3750 मिलीग्राम्स. 1 मिलीग्राम इक्वल होगा स्टूडेंट्स, मिलीग्राम के कॉलम में चेक करेंगे. यहाँ आप वैल्यू राइट कर देंगे 1/किलोग्राम. नाउ 3750 मिलीग्राम इक्वल टू 3750 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 लाख से. किलोग्राम. पहले आपको न्यूमरेटर सेम राइट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो गिवन है? 6 जीरो. तो आपको 6 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है. 1 2 3 4 5 एंड 6 2 0 आप अपनी साइड से राइट करेंगे. नाउ पॉइंट क्या है हमारा आंसर? 0.00375 किलोग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट ई. पार्ट ई में गिवन है 689 डेसीग्राम. 1 डेसीग्राम इज इक्वल होगा, डेसीग्राम के कॉलम में चेक करेंगे स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? 1/10,000 ग्राम के. यहाँ वैल्यू राइट कर देंगे 1/10,000 किलोग्राम. नाउ 689 डेसीग्राम को चेंज करना है तो 689 को किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से. 10,000 किलोग्राम. नाउ 689 को 10,000 से डिवाइड किया तब क्या है आंसर? 0.0689 किलोग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 7 किलोग्राम 950 ग्राम. स्टूडेंट्स, किलोग्राम सेम रहेगा, किसको चेंज करेंगे? इसमें ग्राम यूनिट्स को चेंज करेंगे. 1 ग्राम इज इक्वल टू किसके होगा? ग्राम के कॉलम में चेक करेंगे 1/1000 ग्राम के. यहाँ राइट कर देंगे आप वैल्यू. नाउ 7 किलोग्राम 950 ग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम सेम प्लस 950 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. 950 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम. 7 किलोग्राम सेम प्लस 950 को 1000 से डिवाइड किया 0.950 किलोग्राम. नाउ ऐड. अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या है स्टूडेंट्स? 7.950 किलोग्राम. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट जी. 17 हेक्टाग्राम टू डेकाग्राम. 1 हेक्टाग्राम किसके इक्वल होगा? 1/10 किलोग्राम के. और 1 डेकाग्राम किसके इक्वल होगा? 1/100 किलोग्राम के. स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आप टेबल से राइट कर सकते हैं. नाउ 17 हेक्टाग्राम टू डेकाग्राम इज इक्वल टू 17 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से. 17 डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम प्लस 2 डेकाग्राम. 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से. 2/100 किलोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, 17 को 10 से डिवाइड किया 1/7 किलोग्राम प्लस 2 को 100 से डिवाइड किया 0.02 किलोग्राम. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा आंसर? 1.7 किलोग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. So you can easily revise remaining parts of question number second. Now we do question number third. Now question number third, convert the following. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सभी यूनिट्स को कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स, इसमें टेबल बनाई नहीं जा सकती क्योंकि गिवन यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे. नाउ पार्ट डी में गिवन है 38.85 डेकाग्राम इंटू सेंटीग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. 1 डेकाग्राम इक्वल होगा 1000 सेंटीग्राम के. कैसे स्टूडेंट्स? इधर आप एक रिलेशन ड्रॉ कर लेंगे.
सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, और डेकाग्राम सेंटीग्राम से बिगर यूनिट है। सेंटीग्राम 1 सेंटीग्राम के इक्वल होगा, और डेसीग्राम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीग्राम के इक्वल होगा। नेक्स्ट में ग्राम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीग्राम के इक्वल होगा, और नेक्स्ट में 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेकाग्राम इक्वल होगा 1000 सेंटीग्राम के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1000 सेंटीग्राम, 38.85 डेकाग्राम इज इक्वल टू 38.85 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीग्राम। 38.85 को 1000 सेंटीग्राम से मल्टीप्लाई किया तब आया 38,850.00 सेंटीग्राम। ये आंसर भी आपका ठीक है स्टूडेंट्स, या आप ये आंसर भी राइट कर सकते हैं 38,850 सेंटीग्राम। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट जी। पार्ट जी में गिवन है 5.08 डेकाग्राम इंटू ग्राम और डेसीग्राम। स्टूडेंट्स 5.8 डेकाग्राम गिवन है, इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करना है और डेसीग्राम में भी कन्वर्ट करना है, मीन्स 2 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स 1 डेकाग्राम इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक रिलेशन ड्रॉ कर लेंगे। पहले आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उससे देखेंगे डेकाग्राम ग्राम से बिगर यूनिट है, किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। 1 डेकाग्राम किसके इक्वल होगा 10 ग्राम के। यहाँ वैल्यू आप राइट कर लेंगे 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम। नाउ 5.08 डेकाग्राम इक्वल टू 5.08 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम। 5.08 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब आंसर आया 50.80 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स अब 5.08 डेकाग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डेसीग्राम के अंदर। डेकाग्राम इज इक्वल टू 100 डेसीग्राम। 5.08 डेकाग्राम किसके इक्वल होगा 5.08 मल्टीप्लाई बाय 100 डेसीग्राम। 5.08 को 100 से मल्टीप्लाई किया तब आंसर आया 508.00 डेसीग्राम। स्टूडेंट्स ये आंसर भी ठीक है, या आप ये आंसर राइट कर सकते हो 508 डेसीग्राम। दोनों आंसर ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर राइट कर सकते हो। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट आई। 7 kg 6 हेक्टाग्राम 9 डेकाग्राम इंटू ग्राम। स्टूडेंट्स हमें 3 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, इन सभी को किस में चेंज करना है, ग्राम के अंदर। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा 1000 ग्राम के। 1 हेक्टाग्राम इक्वल होगा ग्राम के। 1 डेकाग्राम इक्वल होगा 10 ग्राम के। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आप रिलेशन ड्रॉ करके राइट कर सकते हैं। नाउ वी सोल्व 7 किलोग्राम 7 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम से, प्लस 6 हेक्टाग्राम 6 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 ग्राम से, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम। नाउ स्टूडेंट 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 7000 ग्राम, प्लस 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600 ग्राम, प्लस 9 को 10 ग्राम से मल्टीप्लाई किया 90 ग्राम। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। आप इनको ऊपर नीचे राइट करके ऐड कर सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है, आपको नोटबुक में पीछे करना है। सो स्टूडेंट्स इन सभी को ऐड करने पे क्या आया 7690 ग्राम। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd. So students, you do complete question number 2nd and 3rd in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of English Reader class 5th. In our last video we have completed the reading part of chapter 12, Uncle Sam's World of Magical Clocks. जो अंकल सैम है उनकी जादुई घड़ियों का संसार। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्ड मीनिंग एंड बुक एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ड मीनिंग, क्लास 5th वर्ड मीनिंग चैप्टर 12 के। फर्स्ट है हमारा इन्वेंटर, वन हु इन्वेंट्स यानी कि आविष्कारक, जो कोई चीज नई मेड करता है, जिसकी कोई खोज करता है, वो क्या होता है आविष्कारक। सेकंड है हमारा स्क्वैक्ड, मेड अ लाउड शार्प साउंड लाइक अ बर्ड, कर्कश शब्द बोलना, कर्कश शब्द बोलना। नेक्स्ट विस्कर्स, हेयर ग्रोन ऑन अपर लिप, जो क्या होती है मूछें। बीम्ड, हेयर स्माइल्ड ब्राइटली, प्रसारित या मुस्कुराना। साइड, अ डीप ब्रेथ, आह भरना, अ डीप ब्रेथ आह भरना। कॉटेज, स्मॉल हाउस, झोपड़ी या कुटीर। बुक एक्सरसाइज फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज
Inside CB's package there was a blank book, clock, bell, teddy bear. तो जो सीबी का पैकेज था जो उसकी मदर ने उसको दिया था उसके अंदर क्या था क्लॉक। क्या थी बेटा? क्लॉक। तो हम यहाँ क्लॉक पर टिक करेंगे और क्लॉक को ही यहाँ फिल भी करेंगे। ठीक है। आफ्टर CB took out the clock, it blank grew, shrunk, disappeared, swollen। तो जब सीबी ने जो क्लॉक है वो बाहर निकाली थी तो वो क्या हो गई थी? ग्रू कर रही थी, जो कि बड़ी होती जा रही थी। थर्ड इज फैन सीबी पेयर थ्रो द विंडो सी-सा। जब सीबी उसके किसके खिड़की के अंदर से झांकी थी तो उसने किसको देखा था? अ चिंपैंजी, हर फादर, हर ग्रैंडफादर, सम क्लॉक्स। किसको देखा था? हर ग्रैंडफादर को, जो कि वहां पर स्लीपिंग कर रहे थे, सो रहे थे झोपड़ी के अंदर, जो क्लॉक टाइप शेप की बनी हुई थी। फोर्थ इज सीबीज ग्रैंडफादर हैड प्लान टू टीच सीबी। जो सीबी के दादाजी थे उन्होंने क्या प्लान बनाया था? क्या सिखाने का सीबी को? क्लॉक मेकिंग, मैजिक, हाउ टू टेल द टाइम, असेंबलिंग क्लॉक पार्ट्स। तो क्या? हाउ टू टेल द टाइम, क्योंकि सीबी को टाइम बताना नहीं आता था तो दादाजी ने उनके लिए एक प्लान बनाया था कि किस प्रकार से इसको टाइम बताना सिखाएं। नेक्स्ट इज बी पार्ट है unscramble the words in the clock, they are all words that have something to do with clocks। इसके अंदर कुछ unscramble वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इस घड़ी के अंदर कुछ कार्य करने के लिए होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इनको जैसे आवर दे रखे है इस प्रकार से इनको लिखना है। तो सेकंड है हमारा यहाँ से HOUR यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका बनेगा हमारा स्प्रिंग। क्या बनेगा? स्प्रिंग। और थर्ड है हमारा टाइम। ठीक है बेटा, TIME टाइम। फोर्थ होगा टिक, फिफ्थ होगा अलार्म, सिक्स्थ होगा टॉक, TOCK, और सेवंथ होगा चाइम, एट्थ होगा हमारा रिंग, नाइन्थ होगा सेकंड, 10 होगा मिनट, 11 होगा हमारा वॉच, और जो 12 है वो होगा विंड। इसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज सीबी रिसीव्ड अ पैकेज ऑन संडे मॉर्निंग। जो सीबी थी उसने जो पैकेज प्राप्त किया था वो संडे की मॉर्निंग को किया था, तो ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि सैटरडे की मॉर्निंग को उसने रिसीव किया था पैकेज। अंकल सैम वाज एन इन्वेंटर हु मेड मैजिकल साइकिल। जो अंकल सैम थे वो एक आविष्कारक थे जो कि क्या मैजिकल साइकिल बनाते थे, जादुई नहीं, क्योंकि वो मैजिकल क्लॉक्स बनाते थे, तो ये हमारा होगा फॉल्स। थर्ड इज विद ईच टिक द क्लॉक ग्रू लार्जर एंड लार्जर। जो प्रत्येक टिक की आवाज कर रही थी वो घड़ी उसके साथ वो बड़ी होती जा रही थी, तो ये हमारा होगा ट्रू। अ पप्पी क्लॉक लिक्ड ग्रैंडपा फेस 10 टाइम्स। जो पप्पी क्लॉक शेप की घड़ी थी उसने ग्रैंडपा के फेस को 10 बार चाटा था, तो नहीं, वो आएगा 7 टाइम्स लिख किया था उन्होंने, तो ये हमारा होगा फॉल्स। फिफ्थ है सीबी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ फास्ट लर्नर। जो सीबी थी उसने आपको सिद्ध किया था कि वो एक फास्ट लर्नर होगी, तो ये होगा हमारा ट्रू। So thank you students, have a nice day and write these book exercise and word meaning in your notebook. Thank you. Good morning students, I am Mukesh madam.
आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में कल हमने पढ़ा था पाठ 12 खेल खेल में मुहावरे सीखो। आज हम करेंगे उसके अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। धूल का मतलब होता है मिट्टी, आसमान, आकाश, दुश्मन, शत्रु, कठिनाई, मुश्किल, निर्बल, कमज़ोर, श्रम, परिश्रम, नसीहत, शिक्षा, पथ, रास्ता, कीर्ति, यश। आग बबूला क्रोधित, भरोसा, विश्वास। अब हम करेंगे कुछ कठिन शब्दों का सही उच्चारण। अमृत, कीर्ति, वाणी, दुश्मन, त्यागना, चिढ़ाना, शिक्षा, हमेशा, श्रम, नसीहत। अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, गले का हार बनने का क्या मतलब है? गले का हार बनने का क्या मतलब है? इसका उत्तर होगा सबका प्रिय बनना। क्या उत्तर होगा? सबका प्रिय बनना। अगला प्रश्न है, किस पर अपना भरोसा करना चाहिए? किस पर अपना भरोसा करना चाहिए? इसका उत्तर होगा परिश्रम पर, मेहनत पर। अगला प्रश्न है, कठिनाई से क्या करना चाहिए? कठिनाई से क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा मुश्किलों का सामना। क्या उत्तर बताया मैंने? मुश्किलों का सामना। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों तथा उनके अर्थ से सही मिलान कीजिए। पहला मुहावरा है गुड़ गोबर करना। इसका सही उत्तर होगा बात बिगड़ जाना। इसको इससे मिलाइए। आंखें दिखाना, इसका सही अर्थ होगा डराना या धमकाना। थूक कर चाटना, इसका सही अर्थ होगा वचन से फिर जाना। सूरज को दीपक दिखाना, इसको मिलाना है, इसके अर्थ से बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा गहरी नींद में सोना। इससे मिलाना है। लोहे के चने चबवाना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना। और आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित होना। तो इस तरह से आपको इन मुहावरों को इनके अर्थ से मिलान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे खंड ए के अर्थ का सही मिलान खंड ब के मुहावरों से कीजिए। इधर क्या दिया गया है? मुहावरों के अर्थ, और इधर हमारे पास क्या है? मुहावरे। तो इनका सही मिलान हमें करना है। बहुत खुशी मनाना, किस मुहावरे का अर्थ होगा? घी के दिए जलाना। तो इसको इससे मिलाना है। अगला अर्थ है हमारे पास छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसका मुहावरा होगा तिल का ताड़ बनाना। अगला अर्थ है सामना करना, इसका मुहावरा होगा लोहा लेना। आगे है बहुत प्यारा, इस अर्थ का मुहावरा होगा गले का हार बनना। हराना या नीचा दिखाना का मुहावरा होगा, इस अर्थ का मुहावरा दांत खट्टे करना। और सम्मान घटाना, इस अर्थ का मुहावरा होगा आंखों से गिरना। एक काम से दोहरा लाभ, इस अर्थ के लिए मुहावरा होगा एक पंथ दो काज। तो इस तरह से बच्चों आपको अर्थ को सही मुहावरे से मिलान करना है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया है। आप सभी को अपनी नोटबुक में यानी सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 7.
Dear students, in our previous video, we will read this chapter climate and today we will read the plant life and the animals of life and lifestyle of the peoples in the freezed zone. Expect in summer the soil is permanently frozen. गर्मी को छोड़कर इस रीजन के अंदर जो मिट्टी है वो परमानेंटली कैसी रहती है, जमी हुई रहती है. ए लेयर ऑफ फ्रोजन सोइल कॉल्ड परमाफ्रोस्ट लाइज अंडर द रॉक टॉप सोइल. जो एक मिट्टी है इसके अंदर जो जमी हुई बर्फ़ सोइल के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट सोइल. और ये क्या है, रॉकी टॉप सोइल वाली होती है. इट डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये किसी भी प्रकार के प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है. वैन द स्नो मेल्ट इन समर मॉसिस लेंचिज एंड सर्ब्स ग्रो. जब क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है तो हरित जो वनस्पतियां हैं वो और झाड़ियां ग्रो होती हैं. सम फ्लावर बर्निंग प्लांट्स एंड बेरी बर्निंग सर्ब्स लाइक ब्लूबेरीज, कॉर्नबेरीज एंड वाइल्ड करंट कैन ऑल्सो बी सीन. क्या होता है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो कुछ फूल धारक जो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं वो प्लांट्स ग्रो होते हैं और कुछ बेरीज के प्लांट्स झाड़ियाँ ग्रो होती हैं. जैसे ब्लूबेरीज हैं हमारी और कैर्नबेरीज हैं, ये सारी यहाँ पर ग्रो होती हैं, देखने को मिलती हैं. हाउएवर ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दीज रीजन. वैसे तो इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार के पेड़ ग्रो नहीं होते हैं. The dwarf willow, one of the smallest woody plant, has adapted to the cold condition. इसके अंदर विलो जो है वो एक सबसे छोटा लकड़ी वाला पौधा है जो इस रीजन के अंदर ग्रो होता है. It is a major source of food for the grazing animals that live there. ये जो प्लांट होता है ये इस रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए चरागाह का एक मेजर सोर्स है, मुख्य स्रोत है. द लैंड ऑफ दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग. इस रीजन की जो लैंड है वो कृषि के लिए सुटेबल नहीं है. इन ए फ्यू एरियाज वेजिटेबल्स आर ग्रो इन समर फॉर पर्सनल कंजप्शन. कुछ एरियाज में वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं किसके लिए, खुद के उपभोग के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए, खुद खाने के लिए उगाई जाती हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स. पेंगुइन, द आर्कटिक टर्न एंड स्नोवी आउल आर सम बर्ड्स दैट इनहेबिटेड द रीजन. ये जो रीजन है इसके अंदर पेंगुइन, आर्कटिक टर्न या स्नोवी जो आउल बर्ड्स हैं वो यहाँ पर रहती हैं. ए फ्यू एनिमल्स सच एज रिंडर, कैरिबोज, बियर, हेयर, फोक्स, एरामाइन एंड मुस्क ऑक्स विच हैज़ अडेप्टेड देमसेल्फ ऑफ इज सेवेर कोल्ड एयर फाउंड हेयर. क्या कह रहा है कि इस रीजन के अंदर कुछ एनिमल्स हैं जैसे रिंडर है, कैरिबोज हैं, बियर हेयर, एरामाइन एंड मुस्क ऑक्स जो एनिमल्स हैं ये सारे अपने आप को इस कठोर कंडीशन के अंदर, इस सेवेर कोल्ड कंडीशन, जो ये कठोर कोल्ड कंडीशन है इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं. ये सारे एनिमल रिंडर, कैरिबोज, बियर, हेयर, ऑक्स, एरामाइन एटसेट्रा. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव थिक वाइट कोट और ऑफ फर और देयर बॉडीज विच. कुछ जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर, इनमें से इनके ऊपर गहरी एक वाइट जो फर होती है, इनकी जो फर होती हैं वाइट कलर की, वो एक कोट के प्रकार रूप में होती है जो इनके ऊपर रहती हैं, इनकी बॉडी को ढक के रखती हैं. वैन द स्नो मेल्ट, जब बर्फ़ पिघल जाती है, चेंज द ग्रेइश ब्राउन इन कलर द कन्फ्लोजिज दैम एट वेरियस टाइम ऑफ द ईयर. क्या होता है, जब अधिक सर्दी होती है तब तो इनकी फर वाइट कलर की होती है जब बर्फ़ गिरती है,
तो ये अपनी जो स्किन है उसको कवर रखते हैं इस वाइट फर से। और जैसे ही वार्म रीजन मतलब क्लाइमेट जब चेंज होती है तब इनकी जो फर है उनका कलर भी ग्रेइश ब्राउन हो जाता है। मैनी एनिमल्स इन द हर्श कोल्ड क्लाइमेट आइदर माइग्रेट टू द वार्म रीजन टू बिकम डोरमेंट। इस रीजन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अधिक कोल्ड क्लाइमेट होने पर अपने यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं गर्म क्षेत्रों में, और जब यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है वार्म हो जाती है तो वो वापस आ जाते हैं। प्लेंटी ऑफ फिश व्हेल सेल एंड वेलरस आर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत सारी फिशेज पाई। लाइफ ऑफ पीपल, लाइफ इज वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अधिक कठोर होने के कारण जीवन यहाँ पर बहुत कठिन है। देयर फॉर वेरी फ्यू पीपल्स लिव इन दिस जोन। ये जो जोन है इसके अंदर अधिक ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण बहुत कम लोग रहते हैं। द ट्राइब्स लिव इन दीज एरियाज कंसिस्ट ऑफ दैम। इस एरिया के अंदर जनजातीय लोग रहते हैं अधिक, जैसे याकूट है, स्मोयर्स हैं एंड चेकाचीज हैं। चुकीज जो जनजाति हैं वो ऑफ साइबेरिया, जैसे कि यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं जैसे याकूट्स, सेमोयर्स, चुकचीज ऑफ साइबेरिया रशिया, एल्यूट्स ऑफ अलास्का यूएसए, द इन्यूट्स ऑफ ग्रासलैंड पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड द लैप्स ऑफ नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, वो सारी जनजातियाँ ये हैं हमारी, जैसे याकूट है, सैमोयड्स है, चुकचीज जो साइबेरिया की जनजाति है जो रशिया में है, और एल्यूट्स ऑफ अलास्का यूएसए, द इन्यूट्स ग्रीनलैंड किसका पार्ट है ये डेनमार्क के पार्ट में रहती है, एंड द लैप्स ऑफ नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया यानी कि नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड की जो सारी जनजाति हैं उनको क्या बोलते हैं स्कैंडिनेविया बोलते हैं। दे हैव अडोप्ट देमसेल्फ ऑफ द हार्श कंडीशन। वो ये सारी जो जनजातियां हैं ये अपने आप को इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल चुके हैं, इस कठोर क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल चुके हैं। द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल इंक्लूडिंग हंटिंग, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स एंड रिंडर हेडिंग। ये जो यहाँ के जो लोग हैं, ये जो जनजातियां हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना, ट्रैपिंग करना एनिमल्स की, और जो रिंडर जो जीव है, जो एनिमल है, उसकी हेडिंग करना। दे हंट सेल वैल्यूस एरोज They hunt sail, warriors and other animals using harpoon, bows and arrows. वो अलग अलग हथियारों का यूज करके जो मछलियां हैं, सेल्स हैं या एनिमल्स जो भी हैं उनका शिकार करते हैं। दे मेक्स अप ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल हंटेड अपार्ट फ्रॉम ईटिंग इट्स मीट। वो जिस एनिमल का शिकार करते हैं उस एनिमल के हर एक पार्ट को यूज करते हैं उसके मीट को खाने के बाद। दे यूज़ द स्किन ऑफ एनिमल टू मेक क्लोथ। वो एनिमल की स्किन का यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। टेंट एंड बोट्स, और टेंट और बोट्स बनाने के लिए एनिमल्स की स्किन का यूज किया जाता है। द ब्लबर इज़ यूज एज ए फ्यूल। ब्लबर होता है जो हमारी व्हेल मछली की चर्बी होती है वो, तो ब्लबर का यूज़ किस लिए किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में किया जाता है। द बोन्स ऑफ एनिमल्स आर यूज टू मेक नीडल एंड हार्पन्स। हेड एंड देयर टेंट्स आर यूज टू मेक थ्रेड। जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है सुई बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए, और उसके बाद जो उनके हेड है या टेंडोन्स है या जो नसें होती हैं टेंडन्स, उनका यूज़ किया जाता है किसके लिए? धागा बनाने के लिए। कयाक्स आर द बोट दे यूज टू हंट सी एनिमल। कयाक्स जो हैं वो एक छोटी नाव होती है जिसका यूज़ किया जाता है सी एनिमल्स का शिकार करने के लिए।
The broader boat called Yumik, it used to hunt whale and for carrying women and children from one place to another. यूमिक जो है वो एक बड़ी नाव होती है जिसका यूज़ किया जाता है, यूमियक जो है उसका यूज़ किया जाता है व्हेल मछली का शिकार करने के लिए और बच्चों और औरतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। स्लेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लैंड, यानी कि बर्फ़, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ परमानेंटली कवर्ड होती है, यहाँ पर स्लेज का यूज़ किया जाता है जो एक बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी होती है। ये इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का मीन्स है स्लेज। इट इज़ पुल्ड बाय रेंडर एंड हैस्कीज, ये जो है ये रेंडर जो एनिमल है उसके द्वारा या हैस्कीज के द्वारा खींचा जाता है। People live in these area build snow houses called igloo during the winter season. इस रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं वो बर्फ़ के घर बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जिनका यूज़ वो विंटर सीजन में करते हैं। स्लैब्स ऑफ आइस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट दैम, आइस की यानी कि बर्फ़ की बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, स्लैब्स हैं, उनका यूज किया जाता है इन घरों को बनाने के लिए। In the summer season, people live in skin tent called taupiks. ये गर्मी के समय में जो लोग हैं वो टेंट्स में रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टाउपिक्स कहते हैं। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिव इन हाउस मेड ऑफ वुड एंड और स्टोन। आज के समय में क्या हो गया है, अभी कुछ सालों में क्या हो गया है, लोग जो हैं वो लकड़ी और स्टोन से बने हुए घरों में रहने लग गए हैं इस रीजन के लोग। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन दीज एरियाज आर ऑल्सो अंडरगोन मैनी चेंज। इस जो रीजन के लोग हैं उनकी जीवन शैली में बहुत अधिक बदलाव आए हैं। नाउ ए डे दे यूज रिफिल्स फॉर हंटिंग, मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, द स्टील नाइव्स एंड स्विंग्स नीडल्स। क्या करेंगे वो धीरे धीरे उनके चेंज आते जा रहे हैं। वो हंटिंग के लिए रिफिल्स का यूज़ करेंगे, मोटर बोट्स का यूज़ करेंगे फिशिंग के लिए, और स्विंग्स और नाइव्स का यूज़ करेंगे। टाउन्स ऑफ दीज रीजन आर स्मॉल एंड द थिक सीट ऑफ आइस रिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट ऑफ द कोस्टल एरिया। ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो टाउन्स हैं, कस्बे जो हैं, उनके अंदर जीवन शैली को कठोर बनाने के लिए, सबसे अधिक बाधित करने के लिए, यहाँ पर सेटलमेंट जो निवास स्थान है उसको बाधित करने के लिए क्या मुख्य कारण है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आइस जो हैं, यानी कि जो आइस रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो करती हैं कि यहाँ पर लोग ना रहें। इस एरिया के अंदर अधिक बर्फबारी जो है वो ही बाधित करती है सेटलमेंट को, निवास स्थान को। So dear students, I hope you understand in this chapter. You read this chapter 2 times. Thank you. Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 4. Today we will do question answer. So let's start. Question first is write true or false. A. THE, the images IMAGES, images of OF, objects. OBJECTS, objects are ARER, formed FORMED, form on on the THE, the retina RETINA, retina of of our our eyes EYES, eyes। जो इमेज फॉर्म होती है वो किस में फॉर्म होती है, रेटिना में फॉर्म होती है। आइज ऑफ आवर, रेटिना ऑफ आवर आइज, रेटिना में फॉर्म होती है इमेज, तो क्या आएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। बी द THE, द वर्टिब्रल VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम COLUMN, कॉलम प्रोटेक्ट्स PROTECTS, प्रोटेक्ट्स। द THE, द डेलिकेट DELICATE, डेलिकेट। अम्बिलिकल UMBILICAL, अम्बिलिकल कॉर्ड CORD, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको, तो क्या आएगा, फॉल्स, नहीं करता ये प्रोटेक्ट। C THE, द लिगामेंट LIGAMENT, लिगामेंट RARER, द THE, द स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग टिश्यू
TISSUES tissue, that THAT that, hold HOLD hold, the THE the, bones BONES bones, together TOGETHER। जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं जो किसको होल्ड करके रखते हैं, बोन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो क्या आएगा, ट्रू। द नर्व्स NERVES nerves, that THAT that, bring BRING bring, messages MESSAGES messages, from FROM from, THE the, brain BRAIN brain, to TO2 the, THE the, spinal cord are called motor nerves, MOTORNERVES। जो नर्व्स मैसेज ब्रिंग करती है ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, ब्रेन से स्पाइनल कोड तक, उनको मोटर नर्व्स कहते हैं। नहीं, उनको हम कौन सी नर्व्स बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स। तो ये क्या आएगा, फोल्स, FALSE फोल्स। अब है ई, द रिब केज RIBCAGE रिब केज प्रोटेक्ट्स, PROTECTS प्रोटेक्ट्स अवर, OUR अवर, ब्रेन BRAIN ब्रेन। जो रिब केज है हमारी, जो रिब केज है वो प्रोटेक्ट्स करती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड इज, राइट वेयर डू वी फाइंड दी जॉइंट्स इन आवर बॉडी। जो जॉइंट्स है कौन कौन से बॉडी में, कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं वो बताने। फर्स्ट इज द THE द, हिंज HINGE हिंज, जॉइंट JOINT हिंज जॉइंट कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो एल्बोज ELBOWS एल्बोज, नीज KNEES नीज, फिंगर्स FINGERS फिंगर्स, एंड AND एंड, टॉयज TOES टॉयज। तो हिंज जॉइंट है वो कौन कौन से बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं, एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टॉयज में। सेकंड इज द THE द, बोल BALL बोल, एंड AND एंड, सॉकेट SOCKET सॉकेट, जॉइंट JOINT जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कौन से बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, शोल्डर्स SHOULDERS शोल्डर्स, एंड AND एंड, हिप्स HIPS शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। थर्ड इज द पाइवोट जॉइंट, जो हमारा पाइवोट जॉइंट है वो किस में पाया जाता है, नेक में NECK नेक में पाया जाता है, गर्दन में। डी इज द THE द, ग्लाइडिंग GLIDING ग्लाइडिंग, जॉइंट JOINT जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, रिस्ट एंड एंकल में, WRIST रिस्ट, एंड AND एंड, ankle ANKLE ankle। Thank you student, I hope you understand. You also learn and write these questions in your fair notebook. Thanks.